वेलकम टू रिवीजन स्टडी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट सवाल, और उसमें से हमने एक सीरीज लॉन्च की है जिसको आप लोग जरूर देखिए। टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 या 150, इस तरह से जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा वन लाइनर क्वेश्चन की, उसमें लगभग कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि 100 क्वेश्चन हो, और सरल से लेके हार्ड तक के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं रोज़ आप लोग से कहता हूँ और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलता है कि मतलब वीडियो बनाई जाए। अगर आप लोग ऐसा काम करेंगे तो मुझको भी मोटिवेशन मिलेगी, और आप लोग मेरे साथ देंगे तो मैं भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे सकता हूँ और देता रहूँगा। तो चलिए अगला पहला सवाल है कि पादप के वे भाग जो भोजन के रूप में खाए जाते हैं उन्हें समूह रूप में क्या कहा जाता है? तो खाद्य पदार्थ बोलते हैं। देखिए खाद्य पदार्थ में हम लोग पादप का कौन कौन चीज यूज कर सकते हैं? तो पत्ता यूज करते हैं, क- मतलब पौधे की, पेड़ की पत्तियां। पादप मतलब पेड़ की पत्तियां यूज होती हैं, फल यूज होता है, फूल यूज होता है। देखिए खाने के लिए ही बहुत चीज यूज होता है। अब देखिए पत्तियों में मान लीजिए कि जो पेड़ होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ या पौधे होते हैं या जो होते हैं जिसको हम लोग जैसे पालक, पालक में पत्तियां यूज होती हैं। फल में देखिए जो सब्जियों में जैसे टमाटर, टमाटर एक फल है और टमाटर यूज होता है। फूल देखिए आप लोग सनई खाए होंगे, सनई का मतलब फूल होता है। सनई जो होता है वह सनई का फूल होता है जो बहुत खाने में इसका क्या बोलता है, डीबीसी जब बनता है। डीबीसी, डीबीसी मतलब दाल भात चोखा जब बनता है तो इसका यूज होता है। और जड़, जड़ तो सभी लोग के मशहूर है, सबके लिए मशहूर है, जो जिसमें आलू आता है। जड़ में नहीं, जड़ में आलू नहीं, तना आता है। ये तना है, तना में आलू आता है। और जड़ में जैसे इसको मूली, मूली हम लोग खाते हैं, जड़ होता है। तो ये पौधे के ही भाग से कहीं ना कहीं प्राप्त होता है, और यह इसको हम लोग सबको पूरे को खाद्य पदार्थ बोलते हैं। अगला सवाल है मकरंद। मकरंद क्या है? तो मकरंद मुख्य रूप से किस रासायनिक घटक से प्राप्त होता है? मकरंद जो होता है शर्करा होता है। देखिए मकरंद होता क्या है? मकरंद जो होता है, जब वो मधुमक्खी, आप लोग सुनेंगे मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी जो होती है उसके उस वह जो जब वह पौधे पर जो छत्ता लगाती है इस तरीके से, इसमें जो रस लेकर आती है उसी को हम लोग, फूलों द्वारा लाया गया रस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूल द्वारा लाया गया रस जो होता है उसको हम लोग मकरंद बोलते हैं। अगला सवाल है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में एक जो जीवाणु होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस जीवाणु होता है, वो जीवाणु होता है जो लैक्टोबेसिलस होता है, और वह दूध से दही बनाने में प्रयोग होता है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना एक रासायनिक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन है। ये पूछ देता है कि दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है। तो अगर कहीं भी लेक्टो लेक्टो आ जाए, लेक्ट आ जाए, तो लेक्ट शब्द आए तो वहाँ से दूध को, दूध वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। आगे देखिए कि मांसभक्षी जानवर में कौन से दांत अधिक विकसित होते हैं? मांसभक्षी जो जानवर होते हैं उनमें कौन से दांत जो होते हैं अधिक विकसित होते हैं, जो मांस को चीरने में मदद करते हैं? तो कैनाइन, भेदक इसको बोलते हैं हिंदी में। कैनाइन दांत जो होते हैं, देखिए दांत, मनुष्य में दांतों की संख्या जो होती है 2123/2123, इस तरह से होता है। 21 23 × 21 23 मतलब 3 2 5 5 3 8, 3 2 5 5 3 8, 8 2 9 16, और इसका 2 को गुणा कर देंगे। यानी देखिए ये ऊपर वाला ऊपर वाला दांत और ये नीचे वाला दांत, ऊपर वाला दांत नीचे वाला दांत, दोनों को 2 से गुणा कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा
कि ऊपर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब पूरे हो जाएंगे, और उसको ऊपर नीचे एक साइड का 16 एक साइड का 16 मतलब इस तरह से होते हैं। 32 दांत होते हैं, याद रखिएगा। और वे अगला सवाल है कि वे जानवर जो मृत या सड़े हुए पौधों या जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अपमार्जक। अपमार्जक देखिए क्या होता है। आप लोग सड़े हुए जानवर को देखे होंगे। सड़ा हुआ जानवर जो कभी आप लोग देखे होंगे, कोई जानवर अगर मान लीजिए कि यह NH7 है, इस पर कोई मतलब नील गाय का नाम सुने होंगे। नील गाय या सांड का नाम सुनेंगे। सांड का ये मर गया, ये एक्सीडेंट की वजह से इस वाले स्थान पे मर गया, तो किनारे मतलब अभी है। तो ये इसमें देखेंगे तो कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे बहुत महीन कीड़े पड़ जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जो मृत जानवरों को और मतलब खाकर ख़त्म कर देते हैं। तो यही अपमार्जक होते हैं, यही मतलब अपमार्जक होते हैं। याद रखिएगा। आगे देखिए कि खाद्य पदार्थों की बर्बादी से किस तरह के पर्यावरण मुद्दे पैदा होते हैं। जो देखिए खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनकी बर्बादी से जो होता है मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। जैसे देखिए खाद्य पदार्थ जो होता है, खाद्य पदार्थ की वजह से ये हरी सब्जियों की बात कर रहा है। हरी सब्जियां जो होती हैं उनकी बात कर रहा है। और हरी सब्जियों में जैसे इनको जब हम लोग बर्बाद करके एक जगह इकट्ठा कर देंगे, तो यह कहीं ना कहीं एक जगह जब गड्ढे में इकट्ठा होगा तो यह कहीं ना कहीं यही मीथेन गैस को बनाने का काम करेगा। आगे देखिएगा कि दालें जो होती हैं पादप की किस भाग का उदाहरण हैं और इनका हम उपभोग करते हैं। तो यह सूखे बीज होते हैं। दाल जो होती है, आप लोग देखे होंगे, दाल जो होती है यह सूखा बीज होती है। जैसे मटर अरहर की दाल आप लोग खाते हैं फिर भी मतलब भूल जाते हैं। ये पूछता है, ये कहीं ना कहीं सवाल में पूछ देता है। आगे देखिएगा, अंकुरण के लिए बीजों को पर्याप्त नमी देना क्यों आवश्यक होता है। तो नमी को पर्याप्त मतलब नमी देना मतलब बीजों को नमी देना ये क्यों आवश्यक होता है। तो बीजों को अवशोषण और विकास शुरू करने के लिए। मतलब देखिए बीज आप लोग देखे होंगे, सेम का बीज देखिए ऐसे होता है और उसमें से इस तरह से इसका पेट फटा हुआ होता है और यहाँ पे थोड़ा सा छेदनुमा होता है और यहाँ पर भी इस तरह से होता है। और क्या होता है कि जब इसको हम लोग पानी इस तरह से इधर से सभी ओर से इसको पानी नमी मिल जाता है तो यह फट जाता है और इसमें से दो इस तरह से पर्णविरित इसको जोते हैं और इधर से एक पत्ता निकलता है। इधर से इस तरह से पत्ता निकल जाता है, नीचे से इधर से जड़ें निकल जाती हैं। मूलांकुर इसको बोलते हैं, इसको परांकुर बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं। इसी से पौधा भोजन प्राप्त करता है। जब इसको मतलब कोई जब यह जन्म लेता है पौधा, तो इस वाले भाग से जो गुदा होता है आप लोग सुने होंगे। गुद्दा जो होता है, जो फली होती है, फली के गुद्दे में जो गुद्दा होता है उसी से वह पौधा पोषण लेता है। आगे देखिएगा, पौधे द्वारा तैयार किया गया भोजन किस रूप में संग्रहित होता है जिसका परीक्षण आयोडीन से हो सकता है। आयोडीन परीक्षण देखिए कक्षा 6 की साइंस में पढ़ाया जाता है कि स्टार्च जो होता है स्टार्च का मतलब आप लोग खाने में स्टार्च का जब आप लोग उसको टेस्ट करेंगे तो आयोडीन से कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है आयोडीन का स्टार्च का टेस्टिंग। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को पता करना है कि भोजन में स्टार्च है या नहीं है। तो भोजन में स्टार्च है या नहीं है उसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा आयोडीन डाल देंगे तो उसका कलर बैंगनी कलर का हो जाता है, याद रखिएगा। आगे सवाल देखिए कि निम्नलिखित जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। अभी हम पिछली वीडियो में बताए थे भैंस गई पानी में, याद रखिएगा। भैंस गई पानी में एक ट्रिक होता है, भैंस गई पानी में तो BC इसमें से B और C को निकाल लेंगे तो BC। और जो भी चीज़ बच गई मतलब पानी से आप लोग रिलेट करिएगा कि अब पानी में घुलनशील होगा यह विटामिन B और C। और जो भी बच जा रहे हैं A D E और K, ADE के बच जा रहे हैं जो ये चारों विटामिन जो होंगे वसा में घुलनशील होंगे। आगे देखिएगा वसा में घुलनशील देखिए यहाँ पर विटामिन ADE के है
इसका सवाल आगे देखिए। प्रोटीन वसा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताएं। तो क्वाशियोरकोर और मैरास्मस होता है। याद रखिएगा, क्वाशियोरकोर और मैरास्मस होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का पेट जो होता है इस तरह से बाहर, और पैर जो होता है पतला पतला इस तरह से सूखा सूखा हो जाता है, और बच्चे का पेट इस तरह से बाहर निकल जाता है। आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर से पीड़ित हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चे का जो शरीर का विकास होता है जो यहाँ से ये रुक जाता है, और ये इसके पैर पतले पतले हो जाएंगे, और जो जिसका पेट जो होगा इसका बहुत मतलब बाहर की तरफ निकल जाएगा। आगे देखिएगा कि अगला क्वाशियोरकोर का मुख्य लक्षण देखिए, पेट फूला हुआ और त्वचा का रोग होता है। यह मैं पीछे बता दिया हूँ, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा कितनी अधिक ऊर्जा देता है। तो लगभग दुगना ऊर्जा देता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब तुरंत एनर्जी देने का काम करता है, तुरंत एनर्जी देगा। और वसा क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी देगा। याद रखिएगा, ये सवाल पूछ देता है कि इसमें से कौन तुरंत एनर्जी देगा और कौन ज़्यादा देगा। देखिए जब हम लोग को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, कब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हम लोग उपवास पर बैठते हैं। उपवास पर जब हम लोग रहते हैं तो यह शरीर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, यह वसा से प्राप्त करती है शरीर ऊर्जा। लेकिन जब हम लोग तुरंत एनर्जी, जैसे आप लोग चावल खा लेते हैं, चावल खाने के बाद तुरंत नींद आती है, यानी वो लीवर में एनर्जी तुरंत पहुंच जाता है, लीवर उस पर काम करना तुरंत शुरू कर देता है। आगे देखिएगा कि प्रोटीन परीक्षण करते समय कास्टिक सोडा क्यों मिलाया जाता है। देखिए प्रोटीन का परीक्षण जब हम लोग करते हैं तो कास्टिक सोडा से करते हैं। याद रखिएगा, प्रोटीन का परीक्षण जब हम लोग करते हैं तो कास्टिक सोडा से ही करते हैं। और कास्टिक सोडा क्या करता है कि यह प्रोटीन को विकृत करके बैगनी रंग दिखाने में मदद करता है। मतलब जब किसी भी खाने में आप लोग, खाना या कोई भी भोजन हो, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, भोजन या कोई भी खाद्य पदार्थ हो, कोई भी खाद्य पदार्थ हो जिसमें अगर हम लोग को चेक करना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, तो उसमें थोड़ा सा कास्टिक सोडा जल के साथ मिला देंगे तो उसमें इसका रंग बैगनी हो जाता है। इस खाद्य पदार्थ का रंग क्या होगा, बैगनी कलर का हो जाएगा। और इससे क्या पता चलेगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन है या नहीं है। आगे देखिएगा, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन मतलब सन से आप लोग जान सकते हैं सूरज की विटामिन भी कहा जाता है। त्वचा द्वारा संश्लेषित होता है। मतलब यह कहीं न कहीं आपकी अपनी शरीर की त्वचा जो होती है, त्वचा जो होती है वह संश्लेषित करती है, और इसको हम लोग विटामिन डी के नाम से बोलते हैं। इसकी कमी से हमें हमारे शरीर में रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। याद रखिएगा। आगे देखिए कि लोहे की कमी से होने वाला एनीमिया का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है। तो एनीमिया का मुख्य प्रभाव रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता पर पड़ता है। एनीमिया जो होती है लोहे की कमी से, रक्त में क्या होता है जब रेड ब्लड कार्पसल आरबीसी में लोहे की कमी हो जाती है। मतलब लोहे की कमी कब होगी, रेड ब्लड कार्पसल्स में जब कमी हो जाती है तो हमारे मतलब ये ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता है, और जब ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता है तो हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। याद रखिएगा कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमना धीमा हो जाता है। मतलब विटामिन के का नाम आप लोग सुने होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कि क्लोटिंग एजेंट का काम करती है। मतलब ये अगर कम हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, जमने लगता है। अगर ये विटामिन नहीं रहती है तो उस हमारे शरीर में मतलब नहीं, जमना धीमा हो जाता है। मतलब जब यह विटामिन के कम हो रहेगा तो खून नहीं जमेगा, खून नहीं जमेगा। अगर यह ज़्यादा रहेगा तभी जमाएगा। जमना धीमा हो जाता है। याद रखिएगा। आगे देखिए कि हमारी हड्डियों और दांत मुख्य रूप से किन खनिज से बने होते हैं। तो कैल्शियम और फास्फेट से बने होते हैं। कैल्शियम और फास्फेट जो होता है, कैल्शियम Ca और फास्फेट फास्फोरस पी से। और इसमें देखिएगा कि दांत जो होता है, दांत की मजबूती जो होती है, इनामेल का नाम सुने होंगे। एनामेल
एनामेल का आप लोग नाम सुने होंगे। यह दांत इसी की वजह से चमकीला और मजबूत होता है। चमकीला और मजबूत होता है। चमकीला और मजबूत होता है। हड्डियां कितनी होती हैं मानव शरीर में? याद रखिएगा 206 हड्डियां होती हैं। और कितनी हड्डियां जो शिशुओं में पाई जाती हैं? तो 300 प्लस हड्डियां शिशुओं में पाई जाती हैं। याद रखिएगा कि कौन सी हड्डी सबसे लंबी होती है? तो फीमर। याद रखिएगा फीमर। कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? तो स्टेपीज। स्टेपीज स्टेपीज नाम की सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछ देता है। रुक्षांश पाचन तंत्र के किस भाग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? रुक्षांश देखिए क्या होता है। रुक्षांश हम लोग बोलते हैं, आप लोग फाइबर का नाम सुने होंगे। फाइबर युक्त भोजन खाना चाहिए, ऐसा लोग डॉक्टर लोग बोलते हैं। फाइबर वाला भोजन खाना चाहिए हम लोग को, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। फाइबर किस में पाया जाता है? जैसे मूली, गाजर ये सब जो होते हैं। आप लोग प्याज का नाम सुनेंगे, प्याज, सलजम, ये सब जो होते हैं इसमें फाइबर पाया जाता है। और इसमें जो जो क्या करता है, यह फाइबर भोजन को पचाने में सहायता करता है। याद रखिएगा कि यह भोजन मतलब कोई पोषक तत्व नहीं होता है, इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है, लेकिन यह कहीं ना कहीं भोजन को पचाने में सहायता करता है। भोजन से पोषक तत्वों को निकालने में सहायता करता है। यह पचाकर पूरी मतलब भोजन को बड़ी आंत तक पहुंचाने का काम करता है। ये याद रखिएगा। रुक्षांश हिंदी है, रुक्षांश को हम लोग फाइबर बोलते हैं। आगे देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, आयोडीन हमारे शरीर की किस ग्रंथि के सही कार्य करने के लिए आवश्यक है? देखिए आयोडीन हमारे शरीर में जब आता है, मतलब अगर नहीं रहता है तो हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि क्या होती है? सूज जाती है। क्या होती है? सूज जाती है। जब यह सूज जाती है, और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इस तरह से देखिए कि किसी आदमी का यह गला है, मान लीजिए कि यह गला है और यहाँ से एक गला है, और ये थायराइड ग्रंथि यहीं पर पाई जाती है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये जो मैं चरखुंटा बनाया हूँ, इस वाली पॉइंट पे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और यहीं पे एक और ग्रंथि होती है, पैराथायराइड। क्या होती है? पैराथायराइड। याद रखिएगा, पैराथायराइड ग्रंथि यहीं पे भी होती है। और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिससे हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? आप लोग को पता होगा, घेंघा रोग होता है हमारे शरीर में। ये सब पूछ देता है, और जब पूछ देता है तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, जो थायराइड ग्रंथि के सूजने से होता है। आप लोगों को पता होगा, अगर ये सब सवाल नहीं पूछता तो ये सब सवाल मैं करवाता भी नहीं, और ऐसे सवाल आते हैं, याद रखिएगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख भी रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को एक काम कीजिए कि पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे थोड़े कम हैं, और जब सब्सक्राइबर कम होते हैं तो मतलब थोड़ा मोटिवेशन कम होता है और वीडियो बनाने का मन कम करता है। लेकिन हम कंटेंट अच्छे देंगे, आप लोगों से वादा करते हैं कि रोज़ डेली 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन विज्ञान के करवाएंगे, जिससे आप एक विज्ञान में एक ऐसी आधारभूत संरचना अपनी पाएंगे जो आप कहेंगे, आप मेरा नाम लेंगे और कहेंगे कि हाँ, कोई आदमी है जो एक ऑनलाइनर क्वेश्चन लाता है, लेकिन वह कहीं ना कहीं बेनिफिट होते हैं और अच्छे सवाल रहते हैं और कम समय में कराया जाता है। और इसमें बकवास थोड़ी सी भी नहीं की जाएगी, जिसमें से जैसे बहुत से लोग टीचर हैं यूट्यूब पे 20 सवाल करवाएंगे, 2 घंटा लेंगे। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा कि मतलब 20 सवाल करवाऊँ और आपसे 1 घंटा लूँ। मैं अगर जीके के सवाल कर मैथ में 20 मिनट 25 मिनट में, अगर 25 मिनट एक आधे घंटे में अगर 10 सवाल 15 सवाल हो रहे हैं तो ठीक है। कहीं ना कहीं मैथ टाइम लेता है, लेकिन जीके में टाइम नहीं लेना चाहिए। जीके ऐसी चीज़ है कि जिसको बार बार पढ़ेंगे तो ही वो आएगी, अगर बार बार नहीं पढ़ेंगे तो वह नहीं आएगी। तो मेरे इस चैनल को एक काम कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए,
आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि आपकी साइंस और जीके के पोर्शन को इतना मजबूत करवा दूंगा पिछले 2-3-4 महीने में। अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो आप लोग परीक्षा में कुछ न कुछ अच्छा काम करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं स्टार्च सन सन परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन का कौन सा रंग स्टार्च अणुओं में उपस्थित होता है। तो नीला या काला हो जाता है। मतलब देखिए अभी पीछे हम बताएं कि जैसे स्टार्च जो होता है, जैसे हम लोग के जिस भोजन में स्टार्च होता है, जिस भोजन में स्टार्च होता है उसमें क्या करते हैं कि जब हम लोग आयोडीन मिला देते हैं तो वह नीला या काला रंग दे देता है। आगे देखिएगा, अगला सवाल है वह कौन सा पोषक तत्व है जिसकी अधिकता से मोटापा हो सकता है। वसा। देखिए यहाँ पे वसा होता है, वसा को हम लोग बोलते हैं फैट। अरे आप लोग ऐसे अगर गांव के स्टूडेंट हैं या शहर के भी स्टूडेंट हैं तो आप लोग तेल तेल तो जरूर खाते होंगे। तेल जो होता है सरसों का तेल होता है, और डालडा, घी, रिफाइंड, ये सब जो होते हैं ये सब वसा होते हैं। घी और डालडा, और ये आप नाम सुने होंगे क्या बोलते हैं, रिफाइंड और ये सब जो तेल होते हैं वो कहीं ना कहीं वसा होते हैं और यह मोटापे का कारण होते हैं। अब देखिए जल में घुलनशील विटामिन शरीर में क्यों जमा नहीं हो सकती। क्योंकि इसको हम लोग पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। पेशाब के रास्ते से कौन सी विटामिन बाहर निकलती है, तो विटामिन सी। अब देखिए विटामिन सी से जो सवाल पूछता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। ये तो बहुत लोगों को याद होगा, स्कर्वी रोग होता है। एक और इसी इसी स्कर्वी रोग को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं हम लोग नाविक रोग। कौन सा रोग? नाविक नाविक रोग नाविक रोग बोलते हैं, क्योंकि यह रोग सबसे पहले नाविकों को होता था। जो लोग समुद्र में जहाज लेकर जाते थे और जब वो वापस आते थे तो उन लोग को नाक से खून आने लगता था। तो इसका मतलब विटामिन सी की कमी हो जाने के कारण नाक से खून आता था। तो इसको हम लोग विटामिन मतलब नाविक रोग कहा गया। याद रखिएगा। प्रोटीन का कौन सा तत्व मौजूद होता है? प्रोटीन में कौन सा तत्व मौजूद होता है जो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति मतलब को दर्शाता है? अनुपस्थित कार्बोहाइड्रेट में अनुपस्थित होता है। देखिए पूछने का मतलब ये है कि प्रोटीन में कौन सा ऐसा चीज पाया जाता है, प्रोटीन में ऐसा कौन सी चीज पाई जाती है जो कार्बोहाइड्रेट में नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट में नहीं होती है, ये मतलब कार्बोहाइड्रेट में नहीं होती है, पूछने का यही मतलब है। तो यह नाइट्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। याद रखिएगा। अब प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन कहाँ से बनता है इसको हमने पिछली वाली वीडियो में बताया है, तो आप लोग पीछे वाली वीडियो जाकर, इसमें मैं 100 स्लाइड बनाया हूँ और 100 स्लाइड विज्ञान के ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आप लोग को कंफ्यूज कर देंगे, और ऐसे सवालों को आप लोग परीक्षाओं में कहीं ना कहीं कर नहीं पाते हैं, और करने के बाद क्या होता है कि मतलब एक सही तरीके से मतलब आंसर नहीं दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि बेरी रोग का मुख्य लक्षण क्या है जो विटामिन बी की कमी से होता है। जो विटामिन बी जो है बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। याद रखिएगा, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, और जो क्या करता है कि कमज़ोर मांसपेशियों और काम करने के लिए बहुत कम ऊर्जा देता है। क्या करता है ना कि देखिए बेरी रोग जो होता है, बेरी रोग में हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें बेरी रोग हो गया है। विटामिन सी एक कार्य बताइए जो हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए मदद करता है। कोलेजन का निर्माण में विटामिन सी जो होता है कोलेजन का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत रहती हैं। याद रखिएगा, हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं मेटाबॉलिक
एक्टिविटीज़ के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो मेटाबॉलिज्म जैसे उपापचय, जब हम लोग भोजन करते हैं तभी ये क्रियाएँ होती हैं और इसमें क्या होता है, खनिज और खनिज लवण और विटामिन की मतलब आवश्यकता होती है। विटामिन कौन-कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। इतने विटामिन होते हैं और सवाल इन्हीं सब से आता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त अल्पता होता है। खनिज जो होता है हमारे शरीर में क्या करता है कि शरीर को मजबूत बनाने का, शरीर को बढ़ाने मतलब शरीर खनिज के अंदर ही हमारे प्रोटीन आते हैं और कहीं न कहीं हमारे शरीर को मजबूत बनाने का काम करते हैं। खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर में जो होते हैं वृद्धि के काम में आते हैं। कहीं न कहीं यह बहुत उपयोगी होते हैं। आगे देखिएगा कि उन पोषक तत्वों को क्या कहा जाता है जो शरीर के भीतर संश्लेषित नहीं हो सकते और भोजन से लेने पड़ते हैं। मतलब जो ऐसे कुछ पोषक तत्व होते हैं जो जो क्या होता है कि शरीर के भीतर नहीं बन सकते हैं। शरीर के भीतर नहीं, आप लोग सुने होंगे कि प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो होता है इसका मतलब कुछ भाग प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड से बना होता है, 20 एमिनो एसिड से बना होता है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड तो शरीर खुद बना लेता है लेकिन 10 को भोजन से लेना पड़ता है। तो ये वाले जो 10 होते हैं यही एमिनो एसिड को भोजन से लेना पड़ता है। तो यही पोषक तत्व होते हैं जो हमारा शरीर नहीं बना पाता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, रुक्षांश एक पादप स्रोत क्या है जिसका उपयोग उपयोग बिना मतलब उपभोग बिना पाचन के होता है? तो देखिए सलाद, अभी हम लोग पीछे बताए हैं कि रुक्षांश का मतलब जो होता है फाइबर। फाइबर जो होते हैं हमारे शरीर में ऐसे पादप उपभोग हैं जो पाचन मतलब पाचन में सहायता करते हैं, लेकिन यह मतलब इनका पाचन अगर ये जो होते हैं इनसे कुछ मिलता नहीं है, हमारे शरीर को कुछ मिलता नहीं है। और यानी सलाद सलाद और सब्जियों के छिलके जो होते हैं हमारे शरीर में मतलब पाचन में सहायक होते हैं, लेकिन इनसे कुछ मिलता नहीं है। याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला सवाल है कि आयोडीन की कमी से बच्चों में क्या हो सकता है जो मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकता है? तो मानसिक विकलांगता होती है। देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी होता है और आयोडीन की कमी से मानसिक विकलांगता भी होती है। मानसिक विकलांगता एक ऐसी मतलब बीमारी होती है, मेंटल डिसेबिलिटी बोलते हैं इसको, जिसमें क्या होता है कि जड़ बुद्धि हो जाता है। बच्चा जो होता है उसकी बुद्धिमत्ता क्या होती है, नीचे चली जाती है। याद रखिएगा, मतलब वह बहुत कम बुद्धि का होता है। एक सेकेंड, वह बहुत कम बुद्धि का होता है। आगे देखिए कि दालें क्यों प्रोटीन से बेहतर स्रोत मानी जाती हैं? प्रोटीन का बेहतर स्रोत मानी जाती हैं क्योंकि दालों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और एक इस स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। देखिए नाइट्रोजनीकरण जो दाल होती है, जैसे आप लोग चना नाम सुने होंगे और मटर, अगर थोड़ा सा जैसे आवाज़ में थोड़ी सी वाइब्रेशन, जब ये माइक हिल रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग इसको मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी मतलब मेरा जो माइक है अभी जुगाड़ पर चल रहा है, किसी न किसी दिन आप लोगों की कृपा से अच्छे माइक लेकर आएंगे और फिर वो एक बार भी नहीं हिलेगा और फिर क्लासेज बहुत तेज़ी से चलेंगी। चना मटर का नाम सुने होंगे। देखिए चना मटर जो होते हैं इनकी जड़ें जो होती हैं अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक और मूसला जड़ जो होती है, अपस्थानिक और मूसला दो प्रकार की होती है। मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ जो होती है यही दो प्रकार की जड़ें होती हैं। मूसला जड़ जो होती है इस तरह से सीधे चली जाती है, अपस्थानिक जड़ जो होती है इस तरह से छोटे रूप में फैल कर इसी तरह से मतलब झाड़ी नुमा। आप लोग चना उखाड़ कर देखिएगा, छोटी सी जड़ होगी, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाए गई रहती है और इस तरह से जो छेखुरा जिसे बोलते हैं इसको, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, आप लोग बर्तन मांजने वाला देखे होंगे, एक जो स्टील वायर आता है बर्तन मांज इस तरह से घूम घूम कर कहीं में फंसा होता है, तो उसके अंदर जो होते हैं
छोटे छोटे उसकी जड़ों पे इस तरह से, जब ये जड़ होती है तो उसकी जड़ों पे इस तरह से देखेंगे छोटे छोटे इस तरह से गांठ नुमा बने होते हैं। तो यही क्या करते हैं कि इसमें यही होते हैं राइजोबियम। क्या होते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम होते हैं। और ये राइजोबियम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जमीन से नाइट्रोजन को खींचकर चना को देते हैं, और यह चना दाल होता है। याद रखिएगा कि दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और प्रोटीन देखिए क्या होती है कि महिलाओं के लिए बहुत बेहतर चीज़ होती है। क्या होती है? महिलाओं के लिए जितने हमारी बहनें अगर इस क्लास को देख रही हैं तो आप लोग, एक चीज़ होता है कि लड़कियां क्या होती है, दालें खाना बहुत कम पसंद करती हैं। इन लोग को चाहिए चाट, चाउमीन, छोला, और एक मोमोज चलता है आज के ज़माने में। मोमोज चलता है, जो मोमोज खाती हैं लड़कियां। मोमोज से कुछ मिलता नहीं, देखिए शरीर को कहीं ना कहीं हानि होती है। आपका शरीर बीमार पड़ेगा और आप उससे परेशान रहेंगी, गैस बनाएगा। लड़कों और लड़कियां सबके लिए होता है, बालक बच्चे सबके लिए बोला जाता है कि ये सब जो बाहरी खाने हैं उसको आप लोग मतलब अवॉइड कीजिए, मतलब उसको छोड़िए और घर के खाने पर ध्यान दीजिए। आप दाल भात चोखा, ये जो होता है सीधा मतलब रोटी खाइए, चोखा खाइए, सब्जी खाइए, भुजिया खाइए, ये सब खाइए। लेकिन ये जो छोला चाउमीन और ये सब जो बोला जाता है क्या उसको, मोमोज, एक और इस समय लाल पकौड़ी जो आती है जिसमें एक लाल मिर्च की चटनी डालकर खाते हैं लोग, उसको स्टिक से गड़ा गड़ा के खाते हैं। उसको एक और चीज़ बोला जाता है, मोमोज शायद बोलते हैं उसको, मोमोज बोलते हैं या कुछ और बोला जाता होगा, लेकिन मुझको याद नहीं है। एक वो बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब उसके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आप लोग क्या कीजिएगा कि मतलब इससे बचने की कोशिश करिएगा। अगला सवाल है कि एक मांसाहारी को अपना भोजन सबसे अधिक क्या प्राप्त कर होता है? एक मांसाहारी जो होता है भोजन में सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त करता है? सवाल है तो यह प्रोटीन और वसा को। जैसे क्या होता है ना कि जब मांसाहारी जो पशु या कोई भी जानवर आदमी हो, जब कोई भी मांसाहारी जो मांस खाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन और वसा ही जाता है। प्रोटीन और वसा का सेवन होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब मछलियों में तेल पाया जाता है। आप लोग एक नाम सुने होंगे, प्यासी मछली। प्यासी मछली को आप लोग अगर खाए भी होंगे तो जानते होंगे, इसमें जब आप एक कढ़ाई में बनती है तो इसमें ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें कम तेल में ही काम चल जाता है। इसको बनाने में मतलब कम तेल ही लगता है, ज़्यादा तेल नहीं लगता है। तो ये प्यासी जो है मछली की एक प्रजाति होती है, याद रखिएगा। मछली की एक प्रजाति होती है और यह कहीं ना कहीं मतलब वसीय होती है, वसा को मतलब बढ़ावा देती है। ये देखिए स्टार्च परीक्षण के दौरान आलू को आयोडीन, ये स्टार्च वाला बहुत सवाल आ रहा है। ये मुझको लग रहा है कि टाइपिंग में यह स्टार्च बार बार टाइप कर दिया है। आलू और आयोडीन से पहले मसलने की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए क्या होता है कि आयोडीन जो स्टार्च का परीक्षण होता है जब, तो हम लोग क्या करते हैं कि आलू को मसलते हैं पूरा, मतलब इसको लुगदी बना देते हैं। इसको एकदम, ये नहीं बोलते हैं इसको, मतलब इसको कूट देते हैं। और क्या होता है कि आयोडीन को कोशिकाओं के अंदर स्टार्च तक पहुंचाने में मदद कर। जैसे क्या होता है आयोडीन इसमें जब डालेंगे तो यह नीला रंग दे देता है, नीला रंग देता है। और इसी से हम लोग को पता चल जाता है कि इस आयोडीन में स्टार्च है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि उन खनिजों को क्या कहते हैं जिनकी हमारी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है? तो सूक्ष्म खनिज बोलते हैं इनको, सूक्ष्म खनिज बोलते हैं। याद रखिएगा कि सूक्ष्म खनिज इनको बोलते हैं। जो छोटे खनिज होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हमारे शरीर की बहुत कम आवश्यकता होती है, कम आवश्यकता होती है। आगे सवाल देखिएगा कि एक जंतु उत्पाद का नाम बताइए जो कैल्शियम और वसा दोनों देता है।
जंतु उत्पाद जो जंतु से पाए जाते हैं। देखिए जंतु, ये एनसीईआरटी के शब्द हैं। जंतु उत्पाद जो एनसीईआरटी में एकदम सेम टू सेम इसी तरह से लाइन लिखी जाती है। जंतु उत्पाद जो जंतु से प्राप्त होता है उसको हम लोग जंतु उत्पाद बोलते हैं। जैसे पनीर, पनीर इसमें देखिए कैल्शियम और वसा दोनों पाया जाता है। लेकिन जंतु उत्पाद और भी होते हैं, जैसे दूध, दूध, मांस, अंडा, ये सब जो होते हैं जंतु से उत्पादित होते हैं, या कहीं ना कहीं मतलब खाने में ये सब यूज होता है। दूध, मांस और अंडा, ये तीनों चीज़ों का यह जंतु से ही उत्पादित होता है। और देखिएगा कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, एक सवाल है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये बताइएगा कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, मेरी कलम थोड़ी तेज चलती है और मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ विटामिन सी होती है। तो एक चीज़ और बताइएगा कि विटामिन सी क्यों नहीं पाई जाती, यही मैं पूछ रहा था कि विटामिन सी अगर क्यों नहीं पाई जाती, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, आप लोग बताइएगा। आगे देखिए कि पोषण चक्र, पोषण चक्र जो होता है, न्यूट्रिशन साइकिल इसको बोलते हैं, में पौधे की क्या भूमिका होती है। न्यूट्रिशन साइकिल में पौधा जो होता है कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करता है। देखिए पोषण चक्र क्या होता है, जैसे एक ऐसा चक्र जो होता है, जैसे मान लीजिए पौधे, यहाँ से पौधा है, फिर उसके बाद पौधे को कोई जंतु खाया, जंतु को कोई जंतु खाया, उस जंतु मर गया, आप मार्जक हुए, फिर यह सड़े गले और खाद बन गए। खाद बनने के बाद फिर वहाँ से पौधे का निर्माण हुआ। तो इसी तरह से यह साइकिल चलती रहती है, एक दूसरे को खाते रहते हैं और मारते रहते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, इस तरह से मतलब होता है। ये अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई भी मानव जो है, अगर कोई मानव पशु पक्षियों, जानवर, मछली और जैसे मुर्गी है, मुर्गा है, इन सबको खाना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं इन सब की संख्या बढ़ जाएगी और यह एक न एक दिन घातक साबित होगा। तो यह एक साइकिल है जो चलती रहती है, मतलब कोई किसी को खाएगा, कोई किसी को खाएगा, हम भी मरेंगे तो हमको कीड़े मकोड़े खाएंगे या हमको जला दिया जाएगा। कहीं ना कहीं हम लोग इस पृथ्वी में विलीन हो जाएंगे और मतलब पूरी तरह से यह एक चक्र चलता रहेगा। और आप लोग नाम सुने होंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जाएं कभी न खत्म होती हैं, न ही इसको बनाया जा सकता है, न ही इसको खत्म किया जा सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, यह एक साइकिल है जो एक दूसरे में बदलती रहती है। आगे देखिएगा कि प्रोटीन की अधिकता से शरीर पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे प्रोटीन की अधिकता जब हमारे शरीर में होती है तो क्या होता है कि किडनी का भार बढ़ जाता है, किडनी का भार बढ़ जाता है, जिससे दिक्कत होती है। प्रोटीन की अधिकता हो जाने पर किडनी का भार बढ़ेगा तो दिक्कत तो होगी। और देखिए किडनी से एक डायलिसिस होता है, और डायलिसिस आप लोग सुने होंगे। डायलिसिस डायलिसिस का नाम सुने होंगे, या किडनी के मतलब ट्रांसपेरेंट ट्रांसप्लांट जब होता है तो डायलिसिस करवाया जाता है। और यह डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है, तो किडनी में ही होती है। किडनी क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है, छानने का काम करता है, याद रखिएगा। जब ये किडनी सही से नहीं काम कर पाती है तो यही प्रक्रिया डायलिसिस द्वारा हमारे रक्त को छानकर शरीर में फिर वापस कर दिया जाता है। देखिए विटामिन बी समूह के सभी विटामिन को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, B1 इस तरह से सुनेंगे, B2, B6, B12। तो मतलब ये जो सभी विटामिन होते हैं इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से, मतलब इन सबको पूरा मिलाने के बाद हम लोग क्या कहेंगे, पूरा मिलाने के बाद हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा कि पोषण, कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतक की मरम्मत करता है, तो यह प्रोटीन होता है। देखिए शरीर को मरम्मत करना, बढ़ाना, ऊपर नीचे करना, मतलब कम छोटा बौना शरीर, लंबा शरीर, मोटा शरीर, यह कहीं ना कहीं क्या होता है कि प्रोटीन का काम होता है। और यह प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में मतलब ऊतक को भी सही करता है, मरम्मत कर देता है। देखिए कि पौधे से प्राप्त होने वाले फाइबर को क्या कहते हैं, तो पादप फाइबर बोलते हैं, प्लांट फाइबर बोलते हैं इसको। पादप मतलब देखिए जो पौधे से प्राप्त फाइबर होते हैं उसको हम लोग
ये पादप फाइबर ही बोलेंगे, इससे रिलेट कर सकते हैं। देखिएगा आगे, देखिए कि रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम लोग इसको कताई बोलते हैं। रेशा से जो धागा बनाया जाता है, रेशा से जो धागा बनाया जाता है, इसको हम लोग कताई बोलते हैं। कातना जो बोलता है नहीं, कातना, सूत कातना, कातना जो होता है, सूत कातने की प्रक्रिया होती है। यह कहीं ना कहीं तक हमने 40 मिनट ही पढ़ा और लगभग हम लोग 1 मिनट में एक सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे सवाल क्लास चलती रहेगी और आप लोग रुकिएगा तो समझ पाएंगे। अच्छे सवाल हैं जो एनसीईआरटी से, ये जो जो वर्ड हैं एनसीईआरटी से पिक किए गए हैं। देखने में सवाल सरल लगेंगे लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल फंसा देते हैं। तो देखिए, पहला कृत्रिम रेशा का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो सबसे पहला कृत्रिम रेशा बनाया गया था वो कौन सा था। याद रखिएगा और इसको बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पढ़ाई करते होंगे तो बताएंगे। कपास के रेशे किस पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। कपास के जो रेशे होते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, यह पूछ रहा है। पौधे का वह कौन सा भाग होता है जिससे कपास प्राप्त किए जाते हैं। तो यह फल होता है, फल होता है जिससे कपास। देखिए कपास कहाँ पैदा होता है, तो कपास काली मृदा में, काली मृदा में पैदा होता है। और कपास जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है किस क्षेत्र में होता है, आप लोगों को पता होगा। अगर यह पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे ऐसे जो भारत का ऐसे जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो ए वाला क्षेत्र है, ए वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कपास ज़्यादा उत्पादन होता है। मतलब गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, इस सब में कपास ज़्यादा उत्पादन होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, पटसन, पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो पटसन जो होता है, आप लोग सुने होंगे पटुआ, क्या नाम सुनेंगे, पटुआ। पटुआ जो होता है यह तने से प्राप्त होता है। या कभी कभी आप लोग गन्ना की खेती होती है उसके किनारे किनारे इस तरह से बोया जाता है और ये बहुत लंबा लंबा होता है। गन्ने के खेत के किनारे किनारे इस तरह से, मतलब पूरा गन्ना बो गया है, उसके किनारे 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 हम लोग के बुजुर्ग जो लोग होते थे इसकी खेती करते थे। बड़े ही बहुत अच्छे अच्छे इसमें से फूल निकलते, लेकिन इसमें एक रेशा भी होता था। और क्या होता था कि वो जब आपके शरीर पे पड़ जाता था तो खजुआट हो जाती थी। याद रखिएगा। एक पटुआ बोलते थे लोग गांव में, इसको बोलते थे पटसन, इसको बोलते हैं जूट। और यह भारत में कहाँ पर पाया जाता है, तो यह भारत में, आप लोगों को मैप के माध्यम से बताते हैं कि भारत में यह कहाँ पर पाया जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा इसको मिटा लें। तो यहाँ पर देखिए एक इस तरह से मैप बनाए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये मैप यहाँ से इस तरह से बनाए। ये तो जो पटसन होता है इस वाले एरिया में होता है, जो पश्चिम बंगाल वाला होता है एरिया, इस वाले एरिया में पटसन होता है। उड़ीसा हुआ इधर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये वाला जो किनारे हैं, इस वाले किनारे, इस वाली बेल्ट में होता है। याद रखिएगा। आगे देखिएगा, कपास ओटने, मतलब कपास ओटना मतलब कपास को गैदर करना, इकट्ठा करना क्या कहलाता है। तो कपास बीजों को कपास से अलग करना, मतलब कपास जो हम लोग, कपास को ओटना जो होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बीजों से कपास को अलग कर लेते हैं। देखिए कपास काली मृदा में पाई जाती है, याद रखिए, मतलब उगाई जाती है। कपास हाथ से कटाई के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 उपकरण का नाम बताइए। देखिए यह उपकरण है चरखा, चरखा और तकली। चरखा हमारे प्रिय जो क्या थे, श्री महात्मा गांधी, महात्मा महात्मा गांधी जी ने चरखे से स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया था। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया था, इन्होंने चरखा से क्रांति लाई थी। ये कहा जाता है ये चरखा था और ये धागा काटता था,
ये जो गांधी जी इस तरह से चलाते थे इसको, ऊपर नीचे इस तरह से बैठ के खूब चलाते थे। यहाँ पे मान लीजिए गांधी जी बैठ गए हैं और ये हाथ से बैठ के चला रहे हैं। और यह गांधी जी, नाम एक गांधी है लेकिन काम बहुत अच्छे थे इनके। इनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, आप लोग को बताएंगे किसी दिन, अच्छे से बताएंगे, क्योंकि इस पर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे और एक अच्छे कंटेंट में जब आप लोग को बताएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ऊन और रेशम किस प्रकार के तंतु होते हैं? ऊन और रेशम जो होते हैं जांतव तंतु, मतलब जो जानवर एनिमल फाइबर होते हैं। ऊन जो होता है, और ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऊन जो होता है, जैसे मान लीजिए भेड़ जो होती है, भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी के मतलब शरीर के ऊपर से, मान लीजिए कि भेड़ है इस तरह से, इसका भेड़ का 4 पैर बना है और इसके ऊपर होता है, ये बालनुमा होता है। ये भेड़ तो बड़ी खतरनाक भेड़ बन गई यार। यहाँ से ऐसे भेड़ बना दिए, उसकी पूंछ बना दिए और यह भेड़ बन गई। और यह मैं भेड़ है जो इसको इसके मतलब ऊपर से पाया जाता है। लेकिन देखिए रेशम क्या होता है? रेशम जो होता है यह शहतूत के पेड़ पर, शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। और रेशम जो होता है, रेशम जो होता है जंतुओं के जो इसको कोकून से प्राप्त करते हैं। क्या होता है? कोकून से प्राप्त होता है। रेशम जो होता है कोकून से प्राप्त होता है, रेशम के ही कोकून से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। यह शहतूत पर पाया जाता है। पूछ देता है कि रेशम के कीट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो शहतूत पे पाए जाते हैं। चलिए देखिए, रेशम के तंतु किससे प्राप्त होते हैं? तो रेशम कीट के कोकून से, रेशम कीट के कोकून से। अभी हम बताएं कि कोकून से प्राप्त होता है। रेशम जो होता है कोकून से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कोकून से प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि रेशम जो है कोकून से प्राप्त होता है। आगे देखिए, दो धागों को एक साथ व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई बोलते हैं। बुनाई बोला जाता है, याद रखिएगा। बहुत बुनाई कोई मतलब ऐसा चीज नहीं है कि याद नहीं होगा। आप लोग स्वेटर का नाम सुने होंगे, स्वेटर, स्वेटर का नाम सुने होंगे, स्वेटर का नाम सुने होंगे। जिसमें क्या होता है कि जो गांव की लड़कियां होती हैं इस तरह से दो सरिया ले लेती हैं और इसमें से ऊन के धागे को इस तरह से लपेट लपेट के एक स्वेटर का निर्माण कर देते हैं। इसी को हम लोग बुनाई बोलते हैं। आप लोग थोड़ा मतलब इससे इंजॉय करके टोपी बना देती हैं, सब स्वेटर बना देती हैं, कोट तक बना देती हैं गांव की लड़कियां। माँ मम्मी मम्मी जो चाची होती हैं, ये लोग बहुत कलाकार होती हैं। इन सब चीज़ों से वस्त्र बनाने का काम करती हैं। और कहीं ना कहीं कोट, पहले के ज़माने में क्या होता था कि मतलब बहुत लोग ऐसे गरीब थे और उन लोग को मतलब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन ये क्या करते, धागा खरीद लेते थे। धागा खरीदने के बाद इस धागे से स्वेटर बना देते थे। जो स्वेटर क्या करता था कि मतलब ठंडी के दिनों में मतलब गर्मी का महसूस कराता था और थोड़ा मोटा होता है स्वेटर। देखिए स्वेटर कुचालक होता है, सर्दी का कुचालक होता है। मतलब इसमें इसमें क्या होता है कि ठंडी घुस नहीं पाती है और शरीर की गर्मी बाहर भी नहीं निकलने देता है। आगे देखिएगा कि धागे की बुनाई किस पर की जाती है। आजकल मतलब आजकल तो मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में करघा चलता था, लूम। आज भी लूम से साड़ी बनाई जाती है, लूम से साड़ी बनाई जाती है। आप लोग नाम सुने होंगे, बनारसी साड़ी, बनारसी बनारसी साड़ी का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। बनारस की जो साड़ियाँ होती हैं ये लूम से ही तैयार की जाती हैं। याद रखिएगा कि वस्त्र बनाने से पहले सूक्ष्म तंतुओं को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? तो धागे के रूप में। तंतु का मतलब होता है रेशा। सूक्ष्म तंतु को मतलब जो जो रेशम के कीट होते हैं, रेशम के कीट से जो मतलब वस्त्र बनाने से पहले जो ऐसा होता है, ऐसे 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 लपेट कर एक मतलब या बंडल बना लिया जाता है। उसको हम लोग धागा के रूप में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब बनाते हैं बंडल तो वो कहीं ना कहीं धागे के रूप में ही इकट्ठा होता है। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, कौन सा पादप तंतु कठोर होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से बोरी बनाने के लिए यूज होता है? पटसन का नाम सुने होंगे आप लोग, देखे होंगे कि आलू
जिसमें आलू आता है, एक आलू की बोरी होती है, वहीं पर एक प्याज की बोरी होती है। तो देखिए इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और एक देखिए खाद की बोरी होती है। इन तीनों में बहुत का अंतर होता है। प्याज की बोरी में कुछ ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े खाँचे होंगे और आलू की बोरी में इस तरह से बहुत महीन खाँचे होंगे। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो है पटसन का जूट वाला बोरा लगा होगा। ये प्याज जो होगी यहाँ पर प्लास्टिक लगी होती है। और एक खाद वाली बोरी में भी प्लास्टिक लगी होती है, लेकिन इसके अंदर से एक और प्लास्टिक लगा, इस तरह से डबल लेयर लगा दिया जिससे खाद गलती नहीं है। याद रखिएगा जो डीएपी वीएपी होता है उसके अंदर इस तरह से डबल एक तो ऊपर से प्लास्टिक की बोरी रहेगी, लेकिन क्या होता है कि एक इसके अंदर प्लास्टिक डाल देते हैं जिसमें आप लोग चीनी का बोरा देखे होंगे। उसमें भी मतलब चीनी ऊपर से तो बोरा लगेगा, लेकिन क्या होता है बोरी जो होती है, चीनी की बोरी जो होती है, उसमें ऊपर से तो बोरी लगती है, लेकिन उसके अंदर एक और इस तरह से प्लास्टिक की लेयर होती है जिसमें चीनी होती है। तो उसी तरह से आलू जो होता है, आप लोग सूती बोरा का नाम सुने होंगे जो पटसन से ही बनता है। याद रखिएगा। अब तक हम लोग 54 क्वेश्चन पर हैं। नायलॉन और पॉलीएस्टर किस प्रकार के तंतु हैं? तो यह संश्लिष्ट तंतु हैं। नायलॉन जो है प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। नायलॉन से जो बने कपड़े जो होते हैं बहुत तेज आग पकड़ते हैं। याद रखिएगा, नायलॉन से बने हुए कपड़े बहुत तेज आग पकड़ते हैं। इसीलिए क्या होता है कि महिलाओं को कहा जाता है कि किचन में आप लोग क्या करिए कि सूती साड़ी पहनिए। क्या करिए? सूती साड़ी पहनिए। देखिए सूती साड़ी पहनना भारत की परंपरा रहा है, लेकिन ऐसा क्या होता है ना कि सूती साड़ी महिलाएं आजकल पहनना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन सूती साड़ी पहनने से बहुत फ़ायदा। अगर आप लोग महिला हैं जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, या कोई पुरुष भी हो, कोई अपनी मम्मी बहन अपने मान लीजिए कोई पास पड़ोसी चाची चाचा किसी के घर भी खाना बनता है, तो उनको बोलिए कि आप खाना बनाते समय किचन के अंदर सूती वस्त्र का उपयोग कीजिए। जब आप सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं तो दुर्घटनाएं, देखिए दुर्घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं और कभी भी हो सकती हैं। तो दुर्घटना होना किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है और उसको आप जान नहीं सकते हैं। मान लीजिए कहीं न कहीं आग पकड़ लिया तो जो ये नायलॉन के जो बने कपड़े होंगे, जो रेशम के बने कपड़े होते हैं, वह जो रेशमी जो कृत्रिम रेशे से बने कपड़े होते हैं, रेशम से बने कपड़े होते हैं, जो क्या होते हैं कि यह सिकुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? यह बॉडी पर चिपक जाएँगे। जो नायलॉन के बने कपड़े होंगे, मान लीजिए कि मानो कि ह्यूमन बॉडी है और यह ह्यूमन बॉडी है, तो क्या होगा इस पर चिपक जाएँगे और इस आदमी की मृत्यु पूरे आग में जल कर हो जाएगी। लेकिन वहीं पर सूती जो वस्त्र होंगे किचन में, अगर आप खाना कोई महिला खाना बना रही है, अगर आग पकड़ लिया तो सूती वस्त्र क्या होता है कि जलेगा, लेकिन वह चिपकेगा नहीं शरीर से। क्या होता है? चिपकेगा नहीं, जिससे मनुष्य की मतलब किसी भी हमारे बहन या जो भाभी, चाची, चाचा, मामी, मामा, किसी भी मामी की जो होती हैं कि जो मामा की पत्नी मामी, सबकी मतलब जान बचाई जा सकती है। और यह जो हर एक चीज़ है मतलब किसी के लिए भी आप सबको बताइएगा कि ये ऐसा होता है। आप लोग सूती वस्त्र का मतलब उपयोग कीजिए। आग पकड़ेगा तो जल्दी जलेगा नहीं और आप बच सकते हैं इससे। नारियल के बाहरी आवरण का प्रयोग आवरण से प्राप्त तंतु को क्या कहते हैं? नारियल तंतु बोलते हैं। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, वस्त्र बनाने की सबसे प्राचीन तकनीकी क्या है? हाथ से गांठें बनाना या फंसाना? अभी हम बताए हैं कि सबसे प्राचीन तकनीक के बारे में यहाँ पे आ भी गया। और सबसे प्राचीन तकनीक क्या होता है? बुनना। क्या है? बुनना। बुनना एक तकनीक होती है। इसमें क्या होता है कि सलाई का नाम सुने होंगे, जो लड़कियां जानती होंगी, गांव की लड़कियां जो होंगी, सलाई इसको बोलती हैं सब इस तरह से। और इसमें जो दो तरफ इस तरह से देखिए, ये इस तरह से होता है, इधर इधर इस तरह से गोल बना दिया जाता है। और ए वाला पॉइंट इनका क्या होता है? नुकीला होता है। और एक और इस तरह से ले लेती हैं सब, इस तरह से एक और ले लेती हैं जिसमें से ए वाला पॉइंट गोल होता है। और इससे क्या होता है कि स्वेटर, टोपी ये सब बना देती हैं। वस्तु के वस्तु को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने को क्या कहते हैं? तो
क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग करना। मतलब वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर हम लोग जब बनाते हैं तो उसको ग्रुपिंग बोलते हैं। आगे देखिएगा कि दीप्त मतलब क्या है। ऐसी दीप्त मतलब ऐसी वस्तुएं हैं जो जिनके अंदर अपने आप में चमक होती है, जिनकी अपनी अपना मतलब प्रकाश होता है, जिनका अपना प्रकाश होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, सूर्य सूर्य और चंद्रमा नहीं होगा, सूर्य। लालटेन देखिए, लालटेन भी हो सकता है, लालटेन हो सकता है। और टार्च हो सकती है, टार्च के अंदर अपना प्रकाश होता है, याद रखिए। सूर्य, तारे, तारे भी हो सकता है। आगे एक सवाल देखिएगा कि धातुओं देखिए इसमें एक और सवाल है जो दीप्त और अदीप्त होता है, कि कुछ ऐसी अदीप्त वस्तुएं, जैसे अदीप्त वस्तुएं जो अपना प्रकाश, जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। अपना प्रकाश का मतलब कि जिस जो अपने मतलब अंधेरे में मतलब उनके अगर वो अंधेरे में चलेंगे तो वो अनहरा जाएंगी। मतलब समझ रहे हैं, अंधेरे में वो उनको कुछ दिखेगा नहीं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा अगर सूरज न रहे तो यह अंधेरे में ही हमेशा रहेगा, कभी चमक नहीं सकता है, याद रखिएगा। पर अगला सवाल है कि धातुओं के दो उदाहरण दीजिए जिनमें दीप्त होती है, मतलब दीप्ति होती है, चमक होती है। मतलब दीप्ति का मतलब हम लोग बोल सकते हैं चमक। क्या बोल सकते हैं, चमक। दीप्ति का मतलब हम बोल सकते हैं चमक। तो सोना और चांदी, AU और AG, AU और AG इनका फार्मूला होता है। देखिए कभी अगर आपकी महिला मित्र आपसे बोलें कि AG, तो समझ जाए कि उनको चांदी की ज़रूरत है, नहीं तो वो सोना पे ही काम चलाती हैं। आगे देखिएगा, थोड़ा सा मजाक किया हूँ, इसको सीरियस मत लीजिएगा। AG और AU होता है चांदी और सोने का मतलब इसका फार्मूला। आगे देखिएगा कि जो पदार्थ जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, घुलनशील बोला जाता है। क्या बोलते हैं, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, घुलनशील बोलते हैं। मतलब विलेय हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विलेय। देखिए विलेय, विलायक और विलयन। देखिए विलयन जो होता है इसको समझते हैं। विलयन दो चीज़ों से मिलके बना होता है, विलायक और विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ से मिलके बना होता है, ये दो ही चीज़ होते हैं जो विलयन में होते हैं। विलायक मान लीजिए कि एक इसके स्थान पर उदाहरण के लिए जल रख लेते हैं, और विलेय जो होता है मान लीजिए चीनी रख लेते हैं, और इसको इसके विलयन को हम लोग क्या कर सकते हैं, शरबत बना सकते हैं। शरबत के उदाहरण पर ले सकते हैं। देखिए जल और चीनी क्या होता है कि विलायक, विलायक का अर्थ होता है कि जो घुला दे, आपको गला दे, उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। और जो घुल जाए या गल जाए उसको हम लोग विलेय बोलते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट आए उसको हम लोग विलयन बोलते हैं। आगे देखिएगा कि जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं वे कहलाते हैं अविलेय। मतलब इनको हम लोग बोल सकते हैं कि यह जल में घुलनशील नहीं है, यह नहीं घुल सकता है, जल में नहीं घुल सकता है, अविलेय है। नहीं समझ रहे हैं, तो आगे देखिएगा कि अगला सवाल है कि जो जो जल को सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकांश पदार्थों को घोल देता है। जल जल को जो है हम लोग सार्वभौमिक, या हर एक चीज को घुला देने का काम करता है। इसमें हर एक चीज घुल जाती है। जल एक ऐसी पावरफुल, इसमें कोई आदमी मर जाता है तो घुल जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है। आप जानवर मर जाता है, नदी में फेंक देते हैं लोग, गल जाता है। तो सोचिए जल को सर्वात्रिक मतलब विलायक इसीलिए बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। आगे देखिएगा कि उन पदार्थों को क्या कहते हैं जिनके माध्यम से आर पार देखा जा सकता है। मतलब उन पदार्थों को हम लोग पारदर्शी बोलते हैं जिनके माध्यम से आर पार देखा। जैसे एक प्लास्टिक होती है जो सफ़ेद वाली होती है, आप लोग चश्मा का जो शीशा देखे होंगे, ये चश्मा मान लीजिए, और ये चश्मा मान लीजिए यहाँ से इस तरह से। तो चश्मा का जो शीशा होता है यह पारदर्शी होता है, इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। प्लास्टिक का आप लोग देखे होंगे, गाड़ी का शीशा देखे होंगे, तो ये सब पारदर्शी होता है, इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। उन पदार्थों को क्या कहते हैं जिनके माध्यम से आर पार नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी। इसको ओपैक बोलते हैं। ओपैक पूछता है, यह ओपैक दे देगा, यह हिंदी में लिखता है, यह दे देगा ओपैक।
ओपेक दे देगा और यह पूछ देगा कि ओपेक क्या है, ओपेक पदार्थ किनको बोलते हैं। तो ओपेक पदार्थ जो होते हैं जिनमें हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। अगला सवाल है कि उन पदार्थों को क्या कहते हैं जिनके माध्यम से आंशिक रूप से देखा जा सकता है। दो देखिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और एक होता है ओपेक। तो इसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। यह इसमें क्या होता है कि आधा आर पार दिखेगा, आधा आर पार नहीं दिखेगा। जैसे क्या होता है कि कागज लीजिए और इसको हम लोग मिट्टी के तेल से भिगो दीजिए। तो यह मिट्टी के तेल से भिगो देने के बाद जब कागज क्या होगा कि इसमें धुंधलापन, आधा धुंधला दिखाई देगा, आधा नहीं दिखाई देगा। मतलब उसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा धुंधला। नहीं तो कोई शीशा लीजिए जो आर पार जिसमें जो जो होता है उसमें घिस दीजिए, इस तरह से पूरा इसको रगड़ दीजिए तो इसमें भी धुंधलापन दिखाई देता है। नहीं तो देखिए, तेल लगा हुआ कागज किस प्रकार का उदाहरण है? तो देखिए, पारभासी नहीं होता है यार, ये अर्ध पारदर्शी पारभासी। हाँ देखिए, अर्ध पारदर्शी में आधा दिखाई देगा लेकिन पारभासी में थोड़ा सा जैसे ऐसा लगेगा ना कि आभास हो रहा है, इसमें पूरा दिखाई नहीं देगा पारभासी में। आगे देखिएगा कि कठोरता के आधार पर वस्तुओं को किन दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो कठोरता के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक कठोर और एक कोमल। आगे देखिएगा कि अगला जो सवाल है, किस गुण के कारण हमें लोहे की चाबी को जल में डूब जाता है और जो होता है जहाज तैरता रहता है? देखिए, यह घनत्व होता है। क्या होता है कि लोहे का घनत्व अधिक होता है और जल का घनत्व लोहे से कम होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि पारे पर यही लोहा लोहा की मतलब एक गेंद रख देते हैं पारा पर, तो यह गेंद तैरने लगती है। क्योंकि इसमें गेंद जो होता है, पारा का भार मतलब घनत्व अधिक होता है और गेंद का घनत्व कम होता है, तो ये तैरने लगती है। जिसका घनत्व अधिक होगा वह नीचे जाएगा। याद रखिएगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वो चीज़ नीचे जाएगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे घनत्व जब इस तरह से एरिया बढ़ा देते हैं, जहाज में क्या होता है एरिया बढ़ा देते हैं इसको, इस पर घनत्व कम लगता है। याद रखिएगा, घनत्व तभी कम लगता है जब एरिया बढ़ जाती है। प्रेशर वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे तो उसे जान जाइएगा। देखिए कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवायु किस गुण के कारण जल में घुल जाते हैं? तो यह विलेयता का गुण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का मतलब जल में घुल जाना। आप लोग सुने होंगे कि जो मछलियाँ होती हैं वह क्या होता है कि जल में जिंदा होती हैं, तो यह कहीं ना कहीं पोषक तत्व को खाती हैं, पोषक तत्व प्राप्त करती हैं, तो जल से ही प्राप्त करती हैं। अगर जल से नहीं प्राप्त करेंगी तो क्या होगा कि यह मर जाएंगी। अगर जल में केवल बस जल है, H2O रहे, तो यह कहीं ना कहीं मछलियाँ, इसके अंदर जो जीव पाए जाते हैं पानी में, तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में, तो यह कहीं ना कहीं ये सब मर जाएंगे। तो ये सब तत्व पाए जाते हैं, इसमें घुले रहते हैं। ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के गुण जो होते हैं जल में घुल जाते हैं, या विलेयता का गुण होता है, या कहीं ना कहीं या घुलने के कारण ही उसमें जो जीव होते हैं वो जिंदा रहते हैं। लकड़ी और प्लास्टिक के किस गुण के कारण जल में तैरते हैं? तो घनत्व तो कम होता है। देखिए, अभी बताया है कि जिसका घनत्व तो अधिक होगा वह डूब जाएगी। अगर लकड़ी का घनत्व तो अधिक होता तो वह डूब जाती, लेकिन इन दोनों लकड़ी और प्लास्टिक का घनत्व कम होता है। क्या होता है? कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा, घनत्व डेंसिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसका घनत्व कम होगा वह क्या होगा कि तैरेगा। यह सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। देखिए, इस सिद्धांत के बारे में भी बता देते हैं कि इस सिद्धांत में क्या कहे थे उन्होंने। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा यहाँ से देखिए। आर्किमिडीज ने कहा था कि ऐसे मान लीजिए पानी है और इसकी एक लेयर है यहाँ से, यह एक पार्ट ए, इस तरह से पार्ट बी, यहाँ पे पार्ट बी, और यहाँ पे एकदम नीचे पार्ट सी।
8 इस तरह से ये पानी है। तो यह कुछ न कुछ है, यह तैर रहा है। देखिए इसका घनत्व जो है, पार्ट ए का घनत्व जो है, पानी पानी से बस तुलना करेंगे। पानी है, पानी को हम लोग लिख देंगे वाटर, और हर बार बी और वाटर, फिर सी और यहाँ पे वाटर लिख देंगे, और इसकी हम तुलना करेंगे। तो इसमें देखिए यह पानी का घनत्व जो है वाटर से कम है, तो यह तैर रहा है। तो वाटर से कम है, ऐसे तीर लगा देंगे। घनत्व देखिए बी का जो घनत्व है जो है इस पानी के बराबर है, तो यह आधा डूबा है आधा तैर रहा है, तो यह बराबर है। और सी का घनत्व क्या है कि अधिक हो गया है, तो यह डूब गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सी का घनत्व अधिक है तो यह डूब गई है वस्तु। यह सिद्धांत मतलब उत्प्लावन का सिद्धांत है। और इसमें ये कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। यह सवाल अगर आप लोग अब तक देख रहे हैं तो मुझको लग रहा है कि 1 घंटे हो गए हैं, और 1 घंटे में 70 क्वेश्चन हम लोग ने कर दिया है लगभग, और 10-20 मिनट लगेगा। थोड़ी तेजी के साथ चलेंगे और 20 मिनट के अंदर हम लोग 100 सवाल को करके कंप्लीट करेंगे। थोड़ा मतलब सब्र रखिए, अगर सवाल ज़्यादा हैं तो आपके साथ मैं मतलब ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट हो रहा हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लोग ऐसे मतलब पढ़ेंगे नहीं तो कहीं न कहीं गलतियाँ कर देंगे। वस्तुओं को समूह में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो इसके अध्ययन के लिए सुविधा होती है। अब थोड़ा-सा तेज़ चलते हैं। पृथक्करण को क्यों आवश्यक कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि जब उपयोगी घटक होते हैं अलग या करने पर हानिकारक घटकों को हटाने के लिए। इससे क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी चीज़ को हम लोग अलग-अलग कर देते हैं, मान लीजिए पृथक्करण। पृथक्करण करते हैं, मान लीजिए कि कोई चीज़ है, एक जगह रखी गई है, एक जगह रखी कि कुछ हानिकारक वस्तुएँ होंगी, कुछ लाभदायक वस्तुएँ होंगी, कुछ ऐसी वस्तुएँ होंगी जो एक ही जगह होंगी। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं जो लाभदायक होती हैं, कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं जो हानिकारक होती हैं, एक ही में रखी गई है। आपको पता नहीं है कि खाना क्या है, तो क्या करेंगे कि उसी में से कोई दवा उठाएँ, तो कहीं न कहीं पृथक्करण करेंगे। जब पृथक्करण करेंगे आप, और जब पृथक्करण करेंगे तो दवाओं को अलग-अलग रखें, क्योंकि जहरीली दवा है उसको अलग रखिए। क्योंकि उसका सेवन अगर आप कर दे रहे हैं कभी-कभी भुलाकर, अगर आप उसका सेवन भूल कर भी कर दिए तो आप मृतशैया पर लेट जाएँगे, और ऐसे क्या होगा, ब्रह्मा को सिधार जाएँगे। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा कि हस्तचयन हैंड कीपिंग विधि का उपयोग किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है? तो देखिए हैंड केपिंग क्या होता है? जैसे हाथ से बुनना, हाथ से बीनना जो होता है, बीनना, बीनना, बीनना मतलब समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे मान लीजिए कि एक यहाँ पे थाली है, और इसमें हमने डाला जो है मटर के दाने, मटर के दाने, और इसमें और हमने डाल दिया क्या बोलते हैं, धान, धान डाल दिया। तो क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग आसानी से हाथ से बुन कर, मतलब इसको बीन कर अलग कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अनाज को इन इंडिया में पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? नहीं, इंडिया में पढ़ दे रहा हूँ यार, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा। ये मैं लगभग आज रात को ये बज चुके हैं, लगभग 12 बज रहे हैं, और मैं इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो थोड़ी आँख जो है उस पर स्क्रीन पर ठहर नहीं रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब इन डंडिया को इंडिया पढ़ दे रहा हूँ। डंडिया को, अनाज को डंडियों से अलग करना, पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। देखिए आप लोग गाना सुने होंगे थ्रेसर वाला, थ्रेसर, थ्रेसर जो है, थ्रेसिंग से थ्रेसर याद रखिएगा कि जो भी गेहूं में जो होती है थ्रेसिंग की जाती है, गेहूं जो होता है गेहूं की थ्रेसिंग होती है। चावल धान की भी थ्रेसिंग होती है, धान की भी थ्रेसिंग होती है। जो धान होता है उसकी भी थ्रेसिंग होती है, चना की भी थ्रेसिंग होती है, सरसों, इस सब की थ्रेसिंग हो सकती है, मतलब होती है। ये सब फसल हैं, इनकी थ्रेसिंग होती है। देखिए अनाज की जो डंडियाँ होती हैं उनको अलग करने की।
मतलब विनोइंग देखिए निष्पावन विधि का उपयोग किस प्रकार के मिश्रण के लिए किया जाता है। तो हल्के और भारी, इसमें क्या होता है कि पवन की सहायता से क्या होता है ना कि इसमें ओसा, इसको हम लोग बोलते हैं ओसाना। ओसाना गांव में हम लोग बोल देते हैं ओसाना किसी चीज को। देखिए यहाँ पे लगाएंगे पंखा। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, पंखा बनाते हैं और आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे लिए इस तरह से पंखा, यहाँ पे लगा दिए पंखा, और एक एक औरत यहाँ पे खड़ी हो गई और क्या किया कि एक डॉली में इस तरह से अनाज को गिरा रही हैं। आप लोग देखेंगे इधर से आवाज़ बहती है और इस पर क्या होता है कि जो हल्के और भारी घटकों के लिए यूज होता है, तो जो हल्के तत्व होंगे वो इधर जो उड़कर चले आएंगे और जो भारी होंगे यहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये धान जो होते हैं, इस समय धान कटेगा तो देखिएगा कि धान को ओसाती हैं लोग, महिलाएं, तो ऐसे ही ओसाती हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए कि चावल से मिट्टी के कणों को अलग करने के लिए निष्पावन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। देखिए चावल और मिट्टी के जो कण होते हैं दोनों एक ही जैसे होते हैं और दोनों 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 का वजन एकदम एक ही समान होता है, क्योंकि इसमें से मतलब इसको हम लोग ओसा नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए चावल से मिट्टी को अलग करने की एक विधि होती है, इसको हम लोग क्या करें, धो दीजिए। क्या करिए, इसको धो दीजिए। धो देंगे, जब इसको जब धोएंगे तो मिट्टी गल जाएगी और मिट्टी गलने के बाद हम लोग चावल को अलग कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि चालन विधि का उपयोग किस आधार पर किया जाता है। तो घटकों के आकार में अंतर देखिए, घटकों के जैसे घटक इसको बोला है कि जैसे कोई दो चीज आपस में मिल गई है तो हम लोग उसको अलग कर देंगे। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे मटर, छोटी छोटी इस तरह से बड़ी बड़ी मटर होती है, गोल गोल होती है, और उसमें मिल गया है चावल। चावल में मटर मिल गया है, या दाल में मटर वाली दाल में चावल मिल गया है, एक ही में मिल गया है डब्बे में, तो इसको अलग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आखा होता है, आखा का नाम सुने होंगे, आखा इस तरह से होता है, इस तरह से गोल होता है और उसमें इस तरह से खांचे कटे होते हैं चौड़े चौड़े, जिसमें से दाल नहीं निकल सकती है लेकिन चावल बहुत आसानी से निकल सकता है। इसको हम लोग चलनी भी बोल सकते हैं, इसमें चलनी भी आता है और यह इस तरह से बना होता है। देखिए कुछ इस तरह से खांचा जैसे थाली नुमा होगा, उसमें छेद कर दिया जाता है, उसके उसमें ऐसे डालकर ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो वह मतलब चावल नीचे गिर जाएगा लेकिन मटर जो होगी ऊपर ही रह जाएगी। तो इससे जल से रेत के भारी कणों को नीचे बैठाने की प्रक्रिया को अवसादन बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जो होता है जल जल से रेत को, देखिए जल वाला जो पानी है, गंदा पानी, जो गंदा पानी होता है, गंदा पानी जो होता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं उसको गिलास में लिए इस तरह से इसमें गंदा पानी जब आप लोग डाल देते हैं तो यह कहीं ना कहीं इसमें जब गंदा पानी या इसके बालू का कण नीचे बढ़ जाते हैं। देखिए आप लोग सुने होंगे, मतलब दादी बाबा जो बोलते हैं बहुत सही बोलते थे लोग, और वो लोग बताते थे कि जब जैसे मशीन जो है बालू, जब कोई चापाकल जो होती है जब बालू देती है, वो चलाने पर बालू निकलता है, तो हम लोग स्कूल से जाते थे और तुरंत गिलास लगाए है चापाकल से पानी पिए और तुरंत जैसे बहुत जल्दी जल्दी पानी पीने लगे। तो लोग बोलते थे, दादी बाबा बोलते थे, सीधा रुको, उसको बैठ जाने दो, बालू क्या है नीचे बैठ जाने दो, और जब बैठ जाएगा तो पीना। तो क्या होगा कि पानी के कण शरीर में नहीं जाएंगे, जिससे आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो वो लोग बहुत सही थे, वो लोग कहीं ना कहीं साइंस के बहुत बड़े जानकार थे और जानते थे। तो यह अवसादन विधि का प्रयोग होता है। लेकिन वो लोग मतलब भले से पढ़ाई नहीं करते थे लेकिन साइंस के बारे में पुराने लोग जानते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अवसादन के बाद जो होता है ऊपर से जल को हटाकर पृथक करने की प्रक्रिया को हम लोग निस्तारण बोलते हैं। जैसे ये वाला ऑप्शन, इस सवाल को समझने के लिए हम लोग बनाते हैं चाय। देखिए चाय, देखिए हम लोग चाय बनाते हैं केतली में, और जब ये केतली होती है गरम, तो केतली जब होती है गरम तो इसमें क्या होता है कि ये लीजिए केतली, और यहाँ से ये ढक्कन केतली का, और ये मुंह, और ये इस तरह से ढक्कन, और इसमें क्या हुआ देखिए,
केतली में क्या होता है कि जब चाय बनती है, इसमें चाय बन जाती है, चाय हमने बनाया, चाय लाल चाय लीजिए, लाल चाय बना देते हैं। थोड़ी सी टाइम लगेगी क्योंकि चाय लाल बन रही है। इसमें चाय बनाए और इसमें दूध नहीं डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे चाय पत्ती ताज़ा वाली, ताज़ा चाय पत्ती, जो ताज़ा कंपनी की चाय पत्ती आती है उसको डालेंगे। और क्या करेंगे कि ये रहा ताज़ा चाय पत्ती, देखिए ये रही ताज़ा चाय पत्ती है जो बनने के अभी बन रही है, तो ये ऊपर ऊपर होगी, गर्म है तो। लेकिन थोड़ी देर के बाद यही वाली चाय पत्ती नीचे बैठ जाती है, क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। तो हम लोग जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था, जो ए वाला क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग सेडिमेंटेशन इसको हम लोग बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, यह बैठ, जो चाय पत्ती जब बैठ जा रही है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि यह अवसादन हुआ है। और जब हम लोग इससे इसे बैठी हुई चाय पत्ती को बोलते हैं कि जब छननी आपके पास न होती है, क्या बोलते हैं, छननी नहीं होती है जब आपके पास, आप थोड़ी जल्दी में है और गिलास मम्मी के पास रख दिए, तो मम्मी क्या करती है, केतली से चाय ऐसे उड़ेल देती है, और यह जो है कि मतलब चाय पत्ती नहीं जाती है इस चाय में, लेकिन यह चाय आपके गिलास में चली जाती है। तो यही होता है निस्तारण। अब देखिए, अब यहाँ पे जब छन्नी लगा देंगे, छन्नी कुछ इस तरह की होती है, इसमें जाली लगी होती है, तो इसको जब हम इस गिलास के ऊपर लगा देते हैं तो इसको बोल देते हैं छानना। अगला क्वेश्चन ये होगा, फिल्ट्रेशन, निस्तारण के बाद बचे महीन कणों को अलग, महीन कणों और अधिक शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन बोलते हैं। देखिए इसी वाली स्लाइड में देख लेते हैं कि जो छननी होती है फिल्टर का काम करती है। यहाँ पे अगर हम इसको उठा के रख देंगे, यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे इसको लेते हैं, यहाँ पे लिए छननी उठाए और इसको हम लोग, नहीं जा रहा है यार, छोड़ो इसको, हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, छन्नी बनाए और इसको हम लोग जाली से भर दिए। अब इसमें चाय डालेंगे तो यह पूरी एकदम प्योर छन जाएगी। इसमें क्या होगा कि इस एक भी चाय पत्ती के कण नहीं होंगे, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। अगला सवाल देखिएगा, 81 नंबर का, वाष्पन क्या होता है? तो जल का वाष्प में बदल जाना हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। यह प्रक्रिया क्या होती है कि 100 डिग्री से कम पर ही हो जाती है, 100 डिग्री से कम पर ही हो जाती है। यह प्रक्रिया, वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है, 100 डिग्री से कम पर होना शुरू हो जाती है, लेकिन 100 डिग्री जाने पर क्या होता है कि जल पूरी तरह से वाष्प होकर खत्म हो जाता है। आगे देखिएगा कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वाष्पन विधि का उपयोग किया जाता है। इसको हमने पिछली वाली वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है और अच्छे से बताया है। देखिए समुद्री जल को हम लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा करते हैं, और जैसे यहाँ से देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे बनाते हैं समुद्र, यहाँ पे है समुद्र, यहाँ पे इसका बॉर्डर, यहाँ पे इधर जमीन है, तो यह समुद्री जल ये पूरा ये समुद्र का जल है। और यहाँ से क्या होता है कि जब ज्वार भाटाएँ आती हैं तो इधर भी पानी आता है, और क्या होता है कि इधर हम लोग छोटे छोटे गड्ढे, चरखुंटे गड्ढे इस तरह से खेत बना देते हैं, और इसकी मेड़ जो ऊपर कर देते हैं, इसमें पानी आता है, भर जाता है, फिर वापस जा नहीं पाता है, और वाष्पीकरण होने के बाद क्या होता है कि नमक बन जाता है। और नमक जो बच जाता है उसको हम लोग फावड़े और कुदार की वजह से मतलब उसको खुरच कर इकट्ठा करके जमा कर लेते हैं, फिर ट्रक और ट्रॉली में लाद कर कंपनी में भेजकर उसको फिल्टर करके उसमें आयोडीन मिला के पैकेट में पैक करके सीधा एकदम घर पर आ जाता है, और हम लोग खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। अगला सवाल देखिए कि आसवन की प्रक्रिया में आप आसवन की प्रक्रिया में वाष्पन के बाद क्या होता है? तो वाष्पन को हम लोग संघनन के द्वारा द्रव में बदला जा सकता है। देखिए जैसे संघनन क्या होता है कि जैसे बादल बनना है, वाष्प से बादल बनना, जैसे क्या होता है ना कि जब हम लोग जैसे समुद्र का जल जब ऊपर जाता है, ये समुद्र है मान लीजिए, यहाँ से जब वाष्प बन के क्या होगा, वाष्प बन के ऊपर जाएगा, और जब यही वाष्प ऊपर जाती है तो यह कहीं ना कहीं इस तरह से इकट्ठा हो जाती है, बादल के रूप ले लेती है, और यह बादल के रूप में
या गैस के रूप में यह ऊपर उड़ती रहती है। और यही वाष्प के बाद जब एक मतलब फिर से यह संघनित होकर ये जब एक जगह इसके घनत्व अधिक हो जाते हैं तो यह बूंद का रूप लेती है, और यही बूंद फिर यही नीचे आकर बारिश करती है, यानी वर्षा करती है। आगे देखिएगा, संघनन क्या है? तो संघनन क्या है? जल वाष्प का द्रव में बदलना, मतलब वाष्प का जल में बदल जाना द्रव में। देखिए, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें किसी पदार्थ की अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन सब क्वेश्चनों को थोड़ा सा तेजी से कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और वीडियो बहुत लंबी बन रही है। तो आगे देखते हैं कि किसी विलयन की विलेयता को बढ़ाने का एक तरीका है। तो इसमें क्या है? विलेयता को बढ़ाना मतलब विलायक को कम करना और विलेय पदार्थ को अधिक करना। तो यह कभी कब होगा? जब हम लोग गर्म कर देंगे। देखिए कैसे, इसको हम समझा देते हैं, बहुत आसान है। विलेयता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? विलयन में विलेयता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? विलयन लेंगे। मान लीजिए कि नमक और पानी का विलयन लेते हैं और इसमें हम लोग इस तरह से डाल दिए, इसमें नमक है और पानी है, तो इसकी विलेयता को बढ़ाना है। विलेयता मतलब बढ़ाना है, तो क्या होंगे कि विलेयता को बढ़ाना मतलब नमक की मात्रा को ज़्यादा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे से हम लोग इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे। तो क्या होगा कि इसमें से पानी जो पानी होगा वह उड़ जाएगा, और जो है नमक होगा कम हो जाएगा। नमक तो उतना ही रहेगा, नमक बचा रहेगा, कम नहीं होगा। पानी जब कम होगा तो इसका अनुपात जो है कम हो जाएगा। इसके अनुपात में कमी आएगी, पानी और नमक के अनुपात में कमी हो जाए तो बोलेंगे कि विलेयता बढ़ गई है, नमक की विलेयता बढ़ गई है। आगे देखिएगा कि दो अमिश्रणीय द्रव इमिस्क्राइबल लिक्विड को अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं? निस्तारण मतलब पृथक्करण की विधि। जो ऐसे द्रव जो मिल ही नहीं सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अमिश्रीय द्रव। जैसे जो मतलब क्या होता है ना, जैसे जो ऐसे द्रव होते हैं, जैसे तेल और पानी को हम लोग मिला नहीं सकते हैं, तो क्या होता है कि कीप लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे एक कीप में ढक्कन लगाते हैं और इसमें हम लोग तेल और पानी को डाल देते हैं। तो तेल ऊपर और पानी नीचे, और इसको हम लोग खोलते हैं। इसकी मतलब टोंटी को खोलेंगे और ऐसे जब पानी पानी नीचे 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 आएगा, इस तरह से नीचे निकलेगा। तो यहाँ जब तेल यहाँ पे आ जाएगा ना, बस इसको बंद कर देंगे तो ये दोनों अलग हो जाएगा। आगे देखिएगा कि घरों में चाय की चाय पत्ती को अलग करने के लिए आमतौर पर कौन सी विधि का यूज होता है? अभी बताएं, फिल्टरेशन। आगे देखिएगा कि निस्तारण और निस्यंदन में कौन सी विधि अधिक प्रभावी होती है? तो निस्यंदन क्या होता है कि क्योंकि यह महीन कणों को हटा देता है। निस्यंदन जो होता है महीन कणों को हटाने का काम करता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किसी भी मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए एक से अधिक विधि का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एक विधि से सभी अशुद्धियों को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है। मतलब आप एक ही विधि का प्रयोग करके सभी अशुद्धियों को नहीं हटा सकते हैं। याद रखिएगा कि अलग अलग विधि का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। आगे देखिएगा कि क्या आसवन से प्राप्त जल शुद्ध होता है? हाँ, लगभग आशुद्ध जल जो होता है शुद्ध होता है। और आशुद्ध जल में क्या होता है? ये जो आशुद्ध जल होता है, आशुद्ध जल जो होता है इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, यानी लाइट नहीं मारती है, विद्युत मारने का काम नहीं करते, विद्युत ऊर्जा इसमें वहन नहीं करती है और इसमें आपको करंट नहीं लगता है आशुद्ध जल में। देखिएगा कि किस गुण के आधार पर पदार्थों को कठोर या कोमल वर्गीकृत किया गया है? तो इसको संपीड्यता और खरोंचने की क्षमता, मतलब जो संपीड्यता होती है और खरोंचने मतलब जैसे स्क्रैच करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि यह कठोर और कोमल है। देखिएगा कि अशुद्धि को हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अशुद्धि का मतलब मुख्य उद्देश्य, अशुद्धि को हटाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम लोग उस पदार्थ को उपयोग में ला रहे हैं। मतलब कोई पदार्थ है, जब हम लोग उसको उपयोग में लाएंगे, मान लीजिए कि हम लोग दाल लेकर आए और उसमें हम लोग ने चीनी मिल गई है। दाल में चीनी और दाल और चीनी एक ही में, मतलब झोला में चीनी लेकर आए और दाल भी उसी में थी, दोनों मिक्स हो गया। तो क्या होगा कि वो तो अशुद्ध हो गया ना, मतलब न दाल रही न चीनी रही,
तो उसको हम लोग जब उपयोग में लाएंगे तो उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, अशुद्धियों को अलग करेंगे। तो क्या होगा कि पदार्थ को अलग उपयोग में लाने के लिए हम लोग अशुद्धियों को अलग करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं लोहा, पिटवा लोहा जो होते हैं, स्टील होते हैं, इन सबको अशुद्धियाँ, कापर जो होता है या अपर रूपों से प्राप्त होता है। जो चीज़ अपर रूप होती है, अपर रूप बोलना है, अयस्क, अपर रूप नहीं अयस्क, अयस्कों से प्राप्त होती है। अयस्क जो होते हैं, अयस्कों से जो प्राप्त होती है, वो अयस्क क्या होते हैं, कहीं न कहीं अशुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। ये अशुद्ध नहीं होते हैं। अगर शुद्ध होते हैं तो इनको अशुद्ध मतलब शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे देखिएगा, बस बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बचे हैं, थोड़े से सवाल बचे हैं, थोड़ा-सा देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर मज़ा करेंगे। तो वीडियो को अगर आप देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए, नहीं तो इसमें मज़ा नहीं है। जल में घुलनशील और अम्लीय दोनों पदार्थों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? तो पहले अवसादन से, फिर उसके बाद निस्तारण से, और फिर उसके बाद हम लोग वाष्पन विधि लगा देंगे। आगे देखिएगा कि धागा बनाने की प्रक्रिया में रेशों रेशों को क्या किया जाता है? रेशों को क्या करते हैं, बंट कर एक साथ लाया जाता है। क्या करते हैं कि जब हम लोग रेशा इकट्ठा करते हैं ना, तो एक टब लेते हैं, उनमें रेशम के कीट के जो ऐसे बंडल जो होते हैं, उनमें से हम लोग इस तरह से धागा, ये जो धागा निकले होता है, इसका एक-एक धागा को हम लोग पकड़ते हैं और इसको हम लोग बंडल बनाने का काम करते हैं। आगे देखिएगा कि धागे से वस्त्र बनाने की 2 प्रमुख प्रक्रियाएँ जो होती हैं, वो बुनाई और बँधाई। ये सब प्रक्रियाएँ हैं, याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके सवाल जो हैं, किस गुण के कारण कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं? किस गुण के कारण? जो जिसमें घनत्व अधिक होगा जल से, तो वस्तु डूब जाएगी। जिसका घनत्व अधिक होगा, जो भारी, जिसका देखिए भारी, वही जो भारी होगा वो डूबेगा, और जो भारी होगा उसी का घनत्व भी अधिक होगा। जैसे मान लीजिए कि सुई नहीं, लोहा लोहा हो गया, और वहीं पर हम लोग एक जो है क्या पत्ती ले लेते हैं, जैसे पेड़ की पत्ती है मान लीजिए, और यहाँ पे हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो ये जल्दी नहीं डूबेगी, क्योंकि ये हल्की है। और वहीं पर इतनी ही बड़ी अगर आप पत्ती, लोहे की पत्ती बनाकर डालेंगे तो वो डूब जाएगी। आगे देखिएगा, मेरा उदाहरण थोड़ा अलग किस्म का रहेगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताने के लिए कुछ बातें सीख रहा हूँ, और एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि लोग देखेंगे इस चैनल को और सब्सक्राइब भी करेंगे, आज जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो देखते रहिए। किसी वस्त्र को मजबूती किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की मजबूती किस पर निर्भर करेगी? तंतु तंतु और बुनाई पर। देखिए कि कौन से किस्म का धागा लगा है, और उसमें जो जो बुनने का स्ट्रक्चर जो है उस पर निर्भर करेगा, किस तरीके से बुना गया है। जो आप लोग देखेंगे, खटिया का नाम सुनेंगे। खटिया मचिया जो होती है, खटिया खटिया जो होती है, और मचिया जो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं 6 बदिया और 4 बदिया। तो यह कहीं ना कहीं इस ऐसे बुनते हैं लोग, गांव में देखते होंगे, इस तरह से बहुत अच्छी लगती है, डिज़ाइनें बन जाती हैं। तो इसकी डिज़ाइन पर भी निर्भर करता है, और इसके धागे पर भी निर्भर करता है कि यह कितनी मजबूत होगी, यह खाट जो होगी कितनी मजबूत होगी, या यह खाट कितनी मजबूत होगी, या इसके बुनाई और इसके धागे पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। अगला सवाल है कि किस प्रकार के मिश्रण को केवल हस्त चयन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है? तो समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, चीनी और पानी को हम लोग हाथ से, चीनी और पानी को जब हम लोग घोल देंगे तो यह हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल, और यह रहा अंतिम सवाल, संतृप्त विलयन को बिना घोलक मिलाए असंतृप्त कैसे बनाएंगे? तो हम लोग इसको गर्म कर देंगे। तो इस तरह से क्या मतलब, यहाँ पर हमने सवाल को ख़त्म किया। और अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोग एक काम कीजिए कि पहले चैनल को क्या करिए कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भेजिए और कहिए कि हाँ, 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं और दमदार क्वेश्चन होते हैं, और लगभग मुझको लग रहा है कि 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, 1 मिनट के बराबर एक क्वेश्चन। तो समझ जाइए कि इन सब क्वेश्चन कितने
मतलब कम समय में आप लोगों को अधिक जानकारियाँ मिलेंगी। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आप मतलब कुछ न कुछ नई-नई चीज़ें ज़रूर सीखेंगे, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आप लोग एक काम कीजिए कि सबसे पहले तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा-सा सब्सक्राइबर हमारे भी बढ़वाइए, ताकि थोड़ा-सा प्रोत्साहन मिले। और आप लोगों के मतलब आप इतना काम करने पर भी आप लोग अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लोग यूट्यूब पे भुलवाने का काम करते हैं और मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। आप लोगों को 100 सवाल जब लाऊँगा तो भले से वो सवाल सरल होंगे, लेकिन आप लोग उन सवालों को परीक्षा में करके आएँगे तो देखेंगे कि हाँ, वो रिपीटेड सवाल होंगे और बार-बार आते रहते हैं जो सवाल, उसको आप लोग करेंगे तो कहीं न कहीं एक माइंडसेट बनेगा और अच्छे सवाल करने की एक हुनर आएगा, आप लोग उसको कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।